स्कूल आंसर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। क्लास 8 हिंदी वसंत भाग 3 चैप्टर 1 ध्वनि के प्रश्नोत्तर। इस पाठ के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न पहला, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। इसमें निराला जी ने बताया है कि जो युवा पीढ़ी है उनके आलस्य को दूर करेंगे, क्योंकि उनमें बहुत उमंग होती है, बहुत जोश होता है, बहुत उत्साह होता है। तो उनको तो थोड़ा सा इशारा ही करना है कि आप में इतनी जो शक्ति है इसको उबार के आप बाहर लाओ और बहुत बढ़िया कार्य आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए तथा उनकी महक बनाए रखने के लिए कवि उनका आलस्य छीन लेना चाहता है। वह उन्हें अनंत समय तक खिले रहने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह उनकी आंखों की बोझिलता दूर करना चाहता है। कवि उन फूलों को अपने नव जीवन के अमृत से अभिसिंचित करना चाहता है। इसमें निराला जी ने फूलों के माध्यम से जो नई पीढ़ी है, नए युवा है, उनका आलस्य दूर करना और उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करना और उनकी जो आंखों की बोझिलता है यानी उनकी जो आलस्य है उनको दूर करना चाहते हैं। कवि उन फूलों को नवजीवन के अमृत से अभिसिंचित करना चाहते हैं, यानी उन नए युवाओं को, नई पीढ़ी को अपने जीवन के अमृत से अभिसिंचित करना, यानी उनको स्फूर्तिवान करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? पुष्पों की तंद्रा व आलस्य को हटाने के लिए कवि अपने स्पर्श से उन्हें जगाने का प्रयास करता है। जिस तरह वसंत आने पर उसके मधुर स्पर्श से फूल और कलियां खिल जाती हैं, उसी तरह कवि भी प्रयत्नशील है। इसमें कवि निराला जी कहते हैं कि पुष्पों की तंद्रा व आलस्य को हटाने के लिए अपने स्पर्श से जगाने का प्रयास करता है कि जैसे वसंत ऋतु आती है और वसंत ऋतु के आने से सारे जो फूल है वो खिल जाते हैं, पेड़ों पे नई नई कलियां आने लग जाती है और उनमें बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है, वातावरण बहुत ही सुंदर हो जाता है। तो कवि भी ये चाहता है कि वह अपना प्रयास करके जो युवा है, जो जगे हुए हैं, जो अलसाए हुए हैं, उनको उत्साहित करना ताकि वो अपने कार्य में लग सके, कार्य के प्रति तत्पर हो सके। कविता से आगे, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु व वसंत ऋतु। इसमें वसंत को ऋतुराज कहते हैं क्योंकि इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। अंग्रेजी महीने के अनुसार ये मार्च अप्रैल में होती है। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो वसंत ऋतु है वो ऋतु का राजा कहलाता है, क्योंकि जिस प्रकार राजा राज्य करता है तो वो सबसे बड़ा होता है। उसी प्रकार जो 6 ऋतुएं है उसमें वसंत ऋतु है वो सबसे अच्छी होती है। इसमें सर्दी भी कम हो जाती है, अनेक प्रकार के त्योहार आते हैं, आम के उपजो आम बोरों से लदने का तात्पर्य जो मंजर आती है वो उन पे आ जाती है। खेतों में सरसों है वो फूलों से लद जाती है और चारों तरफ का वातावरण वो खुशनुमा दिखाई देता है। और प्रकृति के ऐसे वातावरण को देख करके ऐसे लगता है कि ये प्रकृति वसंत ऋतु के आने का स्वागत कर रही है, उसके आने का इंतजार कर रही है
और इसमें बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि त्योहार आते हैं जिससे लोगों में उत्साह भर जाता है। इसलिए वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो इसमें ये पूछा है कि वसंत ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं और उनमें से एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। वसंत ऋतु में मस्ती भरी होली, रंगों का त्योहार, वसंत पंचमी, देवी सरस्वती की पूजा, खेती में पकी फसल और पीली सरसों का रंग, वैसाखी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। वसंत ऋतु, अब देखो ये इतने अपने त्योहार पड़ेगी, बसंत पंचमी है, देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, खेती में जो फसल पक जाती है, पीली सरसों का रंग हो जाता है और वैसाखी, ये त्योहार मनाए जाते हैं। तो इतने में से वसंत ऋतु के बारे में थोड़ी बहुत मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। भारत को प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण करने में ऋतुओं का विशेष योगदान है। यहाँ की ऋतु में वसंत ऋतु सबसे प्रमुख है। ये फाल्गुन व चैत में शुरू होती है। चारों ओर उल्लास और आनंद का वातावरण होता है। उत्तर भारत व बंगाल में देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। पीले वस्त्र पहनते हैं, पीला पकवान भी बनाए जाते हैं क्योंकि सरसों की पीली फसल लहला उड़ती है, मानो धरती ने पीली चादर ओढ़ ली है। ये एक सामाजिक त्योहार भी है क्योंकि इस पर लगे मेलों में मित्रों, सगे संबंधियों में मेलजोल बढ़ता है। कुछ लोग आज से ही अपने बच्चों की पढ़ाई शुरू करते हैं। रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, फूलों पर भंवरे तितलियां मंडराती प्रकृति के सौंदर्य में चार चांद लगाती है। प्रातःकालीन भ्रमण तो अनूठा आनंद देता है। वसंत ऋतु को मधुर ऋतु भी कहते हैं। तो वसंत ऋतु के बारे में आप वर्णन अगर कर सको तो बढ़िया है, वरना होली के त्योहार पर भी आप पंक्तियां लिख सकते हो। जो आपको अच्छा लगे इन त्योहारों में से उसके ऊपर आप अपने विचार लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके खान पान, उसके पहनावे, उस समय के त्योहार, उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव। अतः जैसी ऋतु होगी उपरोक्त बातें भी उसी के अनुसार होगी। इसमें कवि ने पूछा है कि जब ऋतु परिवर्तन होती है तो पर जीवन पर प्रभाव किस तरह से पड़ता है। अब जैसे वसंत ऋतु आती है तो ठंड कम हो जाती है, अपन ऊनी कपड़े पहनना छोड़ देते हैं और सर्दियों में तो सारे गर्म खाना खाते हैं, और जब सर्दी कम हो जाती है तो थोड़ा कम ठंडा खाना शुरू करते हैं, यानी थोड़ा गर्म खाना शुरू कर देते हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी उतना अलर्ट नहीं रहते जितना सर्दी में रहते हैं। तो हर ऋतु के अनुसार अपन कपड़े पहनते हैं, खान पान भी उसी के अनुसार करते हैं। तो सारी बातें हैं ये ऋतुओं के अनुसार ही होती है। जैसे गर्मी की ऋतु आती है तो उसमें अपन सूती कपड़े पहनते हैं ताकि वो पसीनों को सोख सके। अनुमान और कल्पना, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमू में बोर, भौरे वर वर टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। काव्यांश में आम में बोर आने तथा होली की त्योहार का वर्णन है। इसके अलावा भौरों के गुंजार करने तथा वातावरण में उन्मुक्त मस्ती छाने से पता चलता है कि वसंत ऋतु का ही वर्णन है। यानी जो ये पंक्तियां लिखी हुई है, फूटे हैं आमों में बोर, यानी जो आम के पेड़ है उनके ऊपर मंजर लग गई है। भौरे वन वन टूटे हैं और भौरे एक वन से दूसरे वन में भ्रमण कर रहे हैं। होली मची ठोर ठोर, और जगह जगह पे होली का त्योहार है वो खेला जा रहा है। सभी बंधन छूटे हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, आपस में सब प्रेम से भाईचारे से सब आपस में त्योहार खेलते हैं। तो ये जो वर्णन है ये वसंत ऋतु का ही है, क्योंकि ये त्योहार है वसंत ऋतु के मौसम में आता है और आमों के ऊपर बोर भी वसंत ऋतु में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर
फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? हम फूलों पौधों को अधिक संख्या में उगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे और समय समय पर खाद, पानी की सिंचाई आदि की व्यवस्था करेंगे। फूल पौधों को जंगली जानवर और बेकार तोड़ने वालों से बचाएंगे। यानी इसमें कवि ने ये बातें बताई है कि स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है और उन्हें जगाना चाहता है। यानी जो कवि है वो प्रकृति के प्रति, फूलों के प्रति, फलों के प्रति कितना जागरूक है। तो इससे आपको क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? आप ये करोगे कि अधिक से अधिक पौधे लगाओगे, पेड़ लगाओगे, उनकी देखभाल करोगे, उनकी निराई गुड़ाई करोगे। उनको दूर से अगर तोड़ रहे हैं तो उनको कहोगे नहीं भी तोड़ो मत, क्योंकि पेड़ पौधे हैं, इससे अपना पर्यावरण है वो शुद्ध रहता है, अपन को ये शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। तो ये बातें बच्चे करके अपने पर्यावरण के प्रति सजग हो सकते हैं। और दूसरे कोई इन फूलों को पौधों को नुकसान पहुंचाता है तो उनको समझा सकते हैं कि नहीं भाई, इनको नुकसान न पहुंचाएं। अगला क्वेश्चन, कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो। उपयुक्त कार्यों का निम्नलिखित संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। माली उपवन में उलझी लताओं को उचित स्थान पर फैला रहा है। छोटा बच्चा उपवन में उड़ती रंग बिरंगी चिड़ियों के पीछे भागकर उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रहा है। मैं फूलों पर पड़ी ओस की बूंदों को निहार कर मुग्ध हो रहा हूँ। वृद्धजन पार्क में बच्चों को घास नष्ट न करने तथा पुष्पों को तोड़ने से मना कर रहे हैं तथा गिरे पौधों को सहारा देकर खड़ा कर रहे हैं। तो इसमें कल्पनाशील कार्य की बात के आधार पे आपको यूं अनुमान लगाना है कि ऐसे कौन कौन से संबंध जोड़ सकते हो जिससे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो। तो इसके आधार पर अपने ये पंक्तियां लिखी है कि माली उपवन में उलझी कलाओं को उचित स्थान पर फैला रहे, यानी जो बेल होती है, लताएं होती है, आपस में उलझ जाती है तो उनको सीधा करके दूसरे स्थान पर फैलाता है। और छोटा बच्चा उपवन में जो रंग बिरंगी तितलियां है उड़ती है उनके पीछे भाग रहा है, उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रहा है। और फूलों पर पड़ी जो ओस की बूंद है उनको निहार कर या देख करके मैं खुश हो रहा हूँ। और बूढ़े लोग हैं जो पार्क में घूम रहे हैं और जो वहां पे बच्चे हैं टहल रहे हैं, उनको कहते हैं कि भाई आप इन फूलों को तोड़ना मत, इनको नुकसान मत पहुंचाना। और जो पौधे गिर गए हैं उनको मिट्टी का या लकड़ी का सहारा देकर के सीधा खड़ा करो, क्योंकि ये अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। भाषा की बात, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति का मतलब वो बार बार आ रहा है, जैसे हरे हरे 2 बार आ गया, पुष्प पुष्प 2 बार आ गया। कविता के हरे हरे ये पाठ वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यानी जो हरे हरे है ना, ये विशेषण है। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया का विशेषण बहुवचन में। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का। देखो बच्चों, इसमें विशेषण और अलंकारों की बात की गई है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेष्य।
तो कर्ता या विशेष्य एक ही बात है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कर्ता या विशेष्य, और जो इसकी विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण। फिर बात आई है कि एक शब्द की बार बार आवृत्ति होना और उनका अर्थ भिन्न भिन्न होना, वहां होता है यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाते। इसमें क्या है कि छत्रपति शिवाजी की लिखी हुई एक कविता है कि जिसमें रानियां जो 3 समय खाना खाती थी, पहले बेर का अर्थ है समय या टाइम, और जब आक्रमण हुआ और उनका राज्य छिन गया तो वही रानियां सारी जंगल में चली गई कि उनको राज्य छोड़ के जाना पड़ा। पहले राजाओं में आपस में लड़ाई होती थी तो एक राजा जीत जाता था तो दूसरे राजा को भागना पड़ता था, वो जंगल में कहीं भी रह करके अपना जीवन व्यापन करते थे। तो वहां खाना तो मिलता नहीं, तो वो 3 बेर यानी जो बोर होते हैं झाड़ियों के लगते हैं वो खा करके अपना जीवन व्यतीत करती थी। तो शब्द एक है बेर बेर, लेकिन इनका अर्थ अलग है, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। एक है कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकार, ऊ खाए बोराय नर ऊ पाए बोराय। एक कनक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धतूरा, यानी जिन लोगों के पास सोना होता है वो सोने में यानी रुपये लालच में पागल हो जाते हैं, और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, जो लोग नशा करते हैं उनको नशे का धतूरे का नशा हो जाता है। तो शब्द एक है कनक कनक, लेकिन इनके अर्थ अलग है, तो वहां यमक अलंकार होता है। आप थोड़ा सा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। फिर इसमें लिखा हुआ है मन का, तो पहले मन का अर्थ है अपने मन की बात का, और दूसरा जो मन का है इसका अर्थ है मोती के जो मणि होते हैं मन के होते हैं वो। अब आगे चलते हैं। ऐसे वाक्यों को एकत्रित कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखें और निम्नलिखित पुनरावृत्ति शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। तो आपको क्या बताना है कि इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। बातों बातों, बातों बातों में हम दोनों ने रास्ता पार कर लिया, तो इसमें बातों बातों का प्रयोग हो गया। रह रहकर, मुझे रह रहकर अपने स्वर्गवासी दादी की याद आती है, इसमें रह रहकर का प्रयोग हो गया। लाल लाल, सोनू के पास गुलाब के लाल लाल फूल हैं, इसमें लाल लाल का प्रयोग हो गया। सुबह सुबह, मेरी दादी सुबह सुबह हरे राम 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 हरे हरे का जाप करती है, तो सुबह सुबह का प्रयोग हो गया। रातों रात, चोर रातों रात घर का सामान लेकर चंपत हो गए। चंपत होना भी एक मुहावरा है, यानी वो गायब हो गए, चले गए। घड़ी घड़ी, तुम घड़ी घड़ी दरवाजे पर क्या देख रहे हो। घड़ी घड़ी यानी क्षण क्षण, उसके लिए भी मुहावरा है कि घड़ी घड़ी कोई कार्य करना, यानी क्षण क्षण पे आप दरवाजे की तरफ क्या देख रहे हो, यानी कोई किसी का इंतजार करता है तो बार बार वो दरवाजे की तरफ देखता है। अगला क्वेश्चन, कोमल गात मृदुल बसंत हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य हैं क्योंकि इनकी विशेषता विशेषण क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्द बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कोमल गात, गात कहते हैं शरीर को, शरीर कैसा है, कोमल है। तो इसमें कोमल है वो तो है विशेषण और गात है विशेष्य। मैंने आपको पीछे प्रश्न में भी ये बताया था कि जिसके बारे में बात करते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। तो इसमें गात है वो विशेष्य है। मृदुल बसंत, बसंत कैसा, मृदुल मीठा, तो इसमें मृदुल तो है विशेषण और बसंत है वो है विशेष्य। हरे हरे ये पात, तो हरे हरे तो विशेषण और पात है विशेष्य। यही बात इस प्रश्न में बताई गई है कि ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य है। अब शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है, और इनकी जो विशेषता बता रहे हैं। गात की विशेषता कौन बता रहे हैं, कोमल, तो कोमल विशेषण हो गया। वसंत की विशेषता कौन बता रहा है,
मृदुल, तो ये मृदुल विशेषण हो गया। पात की विशेषता कौन बता रहे हैं? हरे हरे, तो ये हरे हरे विशेषण हो गया। तो आपको विशेषण और विशेष्य को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब ये 4 विशेषण है, इनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। गुणवाचक विशेषण, अच्छा बंदर, सुंदर कार, यानी बंदर कैसा अच्छा, कार कैसी सुंदर, तो ये इसके गुण बता रहा है। परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें किसी चीज का परिमाण हो, निश्चितता हो। 2 गज जमीन, जमीन है कितनी? 2 गज है। 4 किलो गेहूं, गेहूं कितनी है? 4 किलो, यानी परिमाण मात्रात्मक इसमें बताया जाता है। फिर है संख्यावाचक विशेषण, 4 संतरे, संतरे कितने हैं संख्या में? 4 हैं। प्रथम स्थान, स्थान कौन सा? प्रथम। सार्वनामिक विशेषण, ये लाल फूल है, फूल कैसे? लाल। ये तेरी फ्राक है, फ्राक किसकी है? वो तेरी। तो ऐसे आपको विशेषणों के बारे में अगर पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। धन्यवाद।